नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। मंगलवार को किसानों द्वारा बुलाए गए बंद में दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी शामिल होंगे। सीएम केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। किसानों के 8 नवंबर को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस, डीएमके, आप, बसपा और टीआरएस ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। अब तक 12 से ज्यादा विपक्षी दल और 10 ट्रेड यूनियन भारत बंद का समर्थन दे चुके हैं। किसान आंदोलन के मुख्य पेच एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर बना हुआ है। एमएसपी के सवाल पर किसान ही नहीं बल्कि संघ के संगठन भी सरकार के खिलाफ हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा कर दी जाए तो विरोध कम हो सकता है। किसानों के समर्थन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के अवार्ड आज राष्ट्रपति को लौटाए जाएंगे। इन खिलाड़ियों ने अपने अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड सरकार को लौटाने का ऐलान किया है। पहलवान करतार सिंह लौटाए गए अवार्ड आज राष्ट्रपति को सौंपने जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। उन्होंने कहा कि पैसा मोदी जी का होगा और खर्च किसान करेगा। सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में बयान जारी किया है। सोनिया ने कहा है कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन केंद्र उनकी मांगों पर तारीखें दर तारीखें दे रही है। सोनिया ने किसानों के भारत बंद का आह्वान का समर्थन देने का ऐलान किया है। किसानों के तीखे तेवरों से हरियाणा की राजनीति ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और इनेलो के समर्थन में उतरने के बाद जजपा नेताओं के सियासी सुर बदलने लगे हैं। पार्षदों और जिला परिषद सदस्यों के इस्तीफा का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के किसानों के समर्थन में यात्रा करने के आह्वान के बाद लखनऊ से सपा कार्यालय को सील कर दिया गया है। सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नए कृषि कानूनों के विरोध में नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने अर्धनग्न नौकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया। डीसीपी राजेश सिंह ने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में किसानों ने चिल्ला बॉर्डर की दोनों सड़कों को बंद कर दिया है। भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के वापस लेने तक विरोध जारी रहेगा। इसी बीच भानु की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 2 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। प्रशासन ने कोरोना का हवाला देते हुए ये कदम उठाया। इस दौरान नोएडा में बिना इजाजत के जुलूस और चक्का जाम की इजाजत नहीं होगी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत बंद की नौबत आई। सरकार ने सभी संवैधानिक रीति रिवाजों और लोकतांत्रिक तरीकों की धज्जियां उड़ा दी हैं। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने किसान आंदोलन के जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है। कुछ लोग निजी स्वार्थों के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। चौधरी ने आरोप लगाया कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी और कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले हैं। इससे किसानों की आय पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी देश को तानाशाह की तरह चलाना चाहते हैं। कृषि कानून लागू करने से पहले प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने किसी से सलाह नहीं ली। इसके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सकरपुर इलाके से मुठभेड़ के बाद 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के हैं। इनके पास से हथियार और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं कई दहशतगर्दों के छिपे होने की जानकारी भी मिली है। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के चौथे चरण की 34 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चौथे चरण में जम्मू संभाग और कश्मीर में 17 सीटों पर कुल 249 प्रत्याशी मैदान में हैं। कश्मीर संभाग के सभी मतदान केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। पीएम मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना का दिल्ली से ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम आगरा के पीएसी मैदान में होगा, जहां सीएम योगी मौजूद रहेंगे। आगरा मेट्रो का ट्रायल 2 साल में होना है। 2025-26 तक 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। पीएम मोदी 8 दिसंबर को चौथे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। जानकारी दूरसंचार उद्योग के संगठन COAI ने दी है। उद्घाटन सत्र के दौरान मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। राजस्थान में एक बार फिर सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर अपनी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि अमित शाह हमारे विधायकों को खरीदने में लगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग करने की अनुमति मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ये आवेदन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने DCGI से कोविशील्ड के उपयोग की अनुमति मांगी है।
भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 96,76,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि अभी तक 1,40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,272 मामले सामने आए हैं। वहीं 370 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6,73,00,000 के पार पहुंच गया है। इसमें से अब तक 15,41,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4,65,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1,51,00,000 से ज्यादा हो गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में आग लगी हुई है और सीएम कुछ राजनीति में व्यस्त हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मैं बेहद आहत और चिंतित और दुखी हूँ। तेलुगु फिल्मों की स्टार अभिनेत्री विजय शांति आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। भाजपा नेता जी विवेक वेंकट स्वामी ने इस बात की पुष्टि की। विजय शांति ने अपना राजनीतिक करियर भाजपा के साथ ही शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने टीआरएस का दामन थाम लिया था। नीति आयोग ने मार्च 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से पहले जैसे स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि ये उम्मीद चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की संकुचन दर 8% से कम रहने की संभावना के चलते जगी है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं सिर्फ दिखावा है, इनसे जनता को कोई लाभ नहीं मिला। उदाहरण के लिए सबुज साथी योजना के तहत खराब साइकिलें लोगों में बांटी गई। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर निर्माण के लिए आए चंदे का भाजपा से हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मंदिर के नाम पर शिला पूजन समेत कई कार्यक्रमों के लिए चंदा एकत्रित किया है। इसका हिसाब जनता को पता होना चाहिए। यूपी कांग्रेस नया सांगठनिक ढांचा तैयार करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने दावा किया कि 2022 चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। अभी तक विकास खंड इकाइयों का गठन किया जा चुका है, अब गांव स्तर पर इकाई का गठन किया जाएगा। भाजपा नेता सुशील मोदी ने SC/ST आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, नौकरियों में आरक्षण जारी रहेगा। मोदी सरकार ने SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। प्रदर्शनकारी किसानों के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिविर लगाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की फिक्र है। भाजपा सरकार किसानों के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि उनके फायदे के बारे में सोचती है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जाएंगे। वे 9 और 10 दिसंबर को कोलकाता और दक्षिण 24 परगना जिलों में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। 10 दिसंबर को उनका मछुआरों से मिलने का भी कार्यक्रम है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र के समान ही TMC ने बंगाल में कृषि कानून लागू किया है, जो किसानों को स्वतंत्र रूप से उपज बेचने का अधिकार देता है। जब मोदी सरकार ने ऐसा किया तो ममता विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक अधिसूचना जारी हो सकती है। इस बार महापौर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होगा। सरकार पहले ही इसके लिए अध्यादेश ला चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में सेवारत होमगार्ड्स की जान जाने या अपंगता होने पर परिवार को 5 लाख की सहायता मिलेगी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स स्थापना दिवस के मौके पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्मिकों के समान ही होमगार्डों को भी ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। शिवराज सरकार में मंत्री रही इमरती देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजने पर PWD इंजीनियर का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि उपचुनाव में इमरती डबरा विधानसभा सीट से हार गई थी। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा भेज दिया था, जो अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को तंबाकू उत्पादों पर सख्त निर्देश दिया है। केंद्र ने कहा है कि राज्यों में होने वाले तंबाकू उत्पादों पर बड़ी तस्वीरों को छापना और स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मंत्री प्रभु चौहान ने गौकसी रोधी कानून पर बड़ा ऐलान किया है। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार गौकसी कानून के सख्त प्रावधान करेगा। इसके लिए कई राज्यों के कानूनों को उठाकर इसमें जोड़ा जाएगा। इस विधेयक को इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर ठंड के साथ साथ कोहरे की मार झेल रहे हैं। दिल्ली NCR में आज सुबह कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिसका यातायात पर बुरा असर पड़ा। वहीं बिहार, यूपी के कई शहरों में कोहरा छाया रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीके पर RTI के सवाल में बेतुका जवाब दिया है। RTI में टीका को लेकर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक का एजेंडा मांगा गया। RTI के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूपी के विधान परिषद चुनाव की सभी 11 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है। साथ ही शिक्षक और स्नातक कोटे की सभी सीटों का परिणाम आ गया है। इसमें बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि बाकी 5 सीट सपा, शर्मा गुट और निर्दलियों ने जीती हैं। ममता सरकार के मंत्री राजीव बनर्जी ने अपनी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में TMC के लिए खतरे की घंटी बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के करीबी लोगों को महत्व दिया जाता है, जबकि मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन
कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। इसका उत्पादन बढ़ेगा तो भारत में तेलों की कीमतों में कमी आएगी और ये स्थिर रहेंगी। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने बच्चों की तस्करी पर आंकड़े जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि बीते 8 महीने में 1600 बच्चे तस्करी का शिकार हुए थे, जिन्हें उत्पीड़न के हालात से बाहर निकाला गया है। डेलॉयट इंडिया ने बैंकिंग उद्योग में होने वाले साइबर अपराध पर केंद्र से मांग की है। डेलॉयट ने कहा है कि साइबर अपराध रोकने के लिए बैंकिंग के आईटी ढांचे को अपडेट करना होगा। बैंकिंग घटनाओं से निपटने के लिए एक्सपर्ट अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। कोरोना के चलते करीब 9 महीने से बंद लखनऊ यूनिवर्सिटी खुल गई है। यूनिवर्सिटी में आज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। हालांकि इसमें 50-50% छात्रों को ही बुलाया गया है। इसके लिए कक्षाएं सुबह और शाम की शिफ्ट में चलेंगी। भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में भारत ने 2 गेंदें शेष रहते ही मुकाबला जीत लिया। भारत की तरफ से शिखर धवन ने 36 गेंदों में 52 रन और हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों पर 42 रन की आक्रामक पारी खेली। टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शार्दुल और चहल को एक विकेट मिला। दूसरे टी20 में जीत के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में भारत ने टी20 में लगातार 10वीं जीत दर्ज की। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 टी20 जीतने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद और ऑलराउंडर हुसैन तलत की टीम में वापसी हुई है। सरफराज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला के बाहर रहने के बाद टीम में दोबारा जगह बनाई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।